So you all know something about France, right? फ्रांस एक कंट्री है. कहाँ है फ्रांस? यूरोप. French Revolution. When I say revolution, what is the thing that comes to your mind? रेवोल्यूशन कहते ही क्या वर्ड आ जाता है माइंड में, क्या दिमाग में आता है? रेवोल्यूशन इस वर्ड से क्या समझ में आता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? What do you understand by the word revolution? कुछ तो ऐसा क्रांति करना, मतलब बदलाव लाना. ठीक है, जो पहले से चल रहा है वो गलत है और उसको बदलने के लिए किसी भी तरीके का एजुटेशन, किसी भी तरीके का फोर्स, वो क्या होगा? रेवोल्यूशन. ओके, तो फ्रांस में भी इस समय में कुछ ऐसी चीजें चल रही थी दैट वाज नॉट सो गुड. तो उसी को बदलने के लिए क्या करना पड़ा? रेवोल्यूशन करना. ओके, देन यू ऑल मस्ट हैव सीन दैट मूवी थ्री इडियट्स. देखा है वो मूवी? क्या होता है उसका फर्स्ट सीन क्या था? सीरियस और एक लड़का आता है, वो तो फिर भी बाद में था ना. उससे पहले वाला सीन, मतलब मूवी स्टार्ट होते ही क्या दिखाया गया? बचपन में बहुत प्यार करते हैं. हाँ, वो जो 5 सितंबर करके वो लोग लिखते हैं टेरेस पे जाके, और वो फरहान कहीं तो जा रहा होता है फ्लाइट से, अचानक उसने फ्लाइट की क्या करी? इमरजेंसी लैंडिंग करी. यस, तो ये सारी जो चीजें उस मूवी में दिखाई गई थी, क्या वो उस मूवी का स्टार्टिंग था? नहीं, वो तो स्टोरी के कहीं तो बीच में होने वाली कोई चीज थी ना, जो उठा के आपको शुरू में दिखा दी गई. सो इन द सेम वे दिस चैप्टर आल्सो दे हैव गिवन यू अ फ्लैशबैक. कोई तो ऐसी चीज जो आगे होने वाली है उसकी ही बातें पहले बता दी. That is what it is known as flashback. 1789, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में ऐसा कुछ तो हुआ जिसने पूरी फ्रांस की काया ही पलट करके रखी. अब ऐसा क्या हो गया फ्रांस में, वो सारी कहानी हम शुरू करेंगे. फ्रांस के लोगों के पास एक अजीब सा रूमर फैला. रूमर का मतलब क्या है? अफवाह. अफवाह फैली, और कुछ फैले ना फैले, सबसे पहले और सबसे तेज क्या फैलती है? अफवाह है. तो भाई अफवाह फैल गई. क्या अफवाह फैली? कि जो राजा है ना, वो अपने सैनिकों को भेजकर पेरिस में रह रहे लोगों को मरवा देंगे. क्या करेंगे? पेरिस में जो लोग रहते हैं ना, पेरिस की जो आम जनता रहती है, उनको क्या करवा देंगे? मरवा देंगे. अब भाई राजा क्यों अपने लोगों को मरवाने वाला था? उसके पीछे के रीजंस क्या थे? क्यों लोगों में इतनी इनसिक्योरिटीज आ गई थी? वो सारी बात की बातें. पर कहानी तो भाई ऐसी शुरू हुई कि पेरिस में क्या हुआ? रूमर फैला. और अब जब लोग जानते हैं कि राजा उनको मरवाने वाले हैं, तो क्या लोग चुपचाप बैठे रहेंगे कि हाँ भाई आने दे राजा को, जब आएगा तो मार देगा, हम लोग क्यों छटपटाए? ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं. ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे. तो सभी लोग जाके कहाँ मिले बेटा? टाउन हॉल में मिले. टाउन हॉल क्या है? इट इज अ place where they used to get assembled to discuss about the political things. Okay? कुछ भी पॉलिटिकल चीजों के बारे में अगर बात करना है, डिस्कशन करना है, तो टाउन हॉल नाम की जगह पे वो लोग इकट्ठा होते थे. वहां इकट्ठा होकर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे? पीपल्स मिलिशिया बनाएंगे. Now what do you understand by people's militia? क्या होता है पीपल्स मिलिशिया? अब ये जो लोग है बेटा, क्या ये आम जनता है? यस और नो? समझ में आ रहा है ना? इतने क्यों उदास हो फिर भाई? ऐसा लग रहा है क्या मैं टॉर्चर करने आई हूँ सब लोगों को? ऐसा तो नहीं है. मैं वो दुष्ट राजा नहीं हूँ जो लोगों को मरवाने वाला था. मैं तो आपकी टीचर हूँ. ठीक है, तो कीप अ नाइस स्माइल ऑन योर फेस एंड देन लिसन. तो ये जो लोग थे, ये तो आम जनता थी ना. इन आम जनता को कहाँ से भैया आएगा कोई फाइटिंग वाइटिंग करना? क्या आप लोगों को आता है गन वन चलाना? नहीं ना, हम लोग तो आम जनता है, हमको नहीं आती है ये सारी चीजें. अब अचानक से ये क्या करने वाले थे? अपनी मिलिट्री बनाने वाले थे, अपनी एक सेना बनाने वाले थे, ताकि वो राजा के भेजे हुए उन सोल्जर्स का क्या करे? सामना कर सके. अब आम जनता है भैया, आम जनता को सामना करने के लिए भी तो वेपन्स चाहिए. अब ये वेपन्स उनके पास थे नहीं, तो वो कहा क्या लेके आएंगे? अब घर से क्या डंडा और खड़ची और वो बेलन वो सब लेके आएंगे क्या?
उससे तो कुछ होगा नहीं। तो इन्होंने क्या सोचा कि हमें तो वेपन्स चाहिए, और इन्हीं वेपन्स को लेने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेस्टाइल के किले पर धावा बोल दिया। बेस्टाइल नाम का एक फोर्ट था वहां पर, कहां पर, पेरिस में। उस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। इसी बेस्टाइल फोर्ट के अटैक को क्या कहा जाता है, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल फोर्ट, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल फोर्ट। अब ये स्टॉर्मिंग उन्होंने क्यों की, यानी उसके उसमें तूफान की तरफ क्यों घुस पड़े सारे लोग, पेरिस के सारे लोग, क्योंकि वो वहां से क्या लेना चाहते थे बेटा, वेपन्स, वहां से वेपन्स लेना चाहते थे। और वेपन्स लेकर वो किसका सामना करने वाले थे, राजा ने जो सोल्जर्स भेजने वाला था ना उनको मारने के लिए, उनका सामना वो करने वाले। अब जब किले में उन्होंने धावा बोल दिया, अटैक कर दिया, स्टॉर्मिंग कर दी, तो उस समय उस किले में कुछ प्रिजनर्स भी थे। कितने प्रिजनर्स थे वहां पर, 7 prisoners थे, and they set free all these 7 prisoners। उन्होंने उनको क्या कर दिया, आजाद कर। क्या अच्छी किस्मत हो गई प्रिजनर्स की, छूट गए बिना कुछ किए, ऐसा ना है। तो प्रिजनर्स छूट गए और स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल फोर्ट में इनको वेपन्स भी मिल गए। अब क्या होता है, ये जो फोर्ट है ना, फोर्ट को बुरी तरह से तोड़ा जाता है, दे ब्रोक दिस फोर्ट। और अब जब ये फोर्ट को ब्रोक किया, उसको तोड़ दिया, तो उसके बहुत सारे पीसेस हुए होंगे। ये सब किले को जब आप तोड़ोगे तो छोटे मोटे पीसेस तो होंगे उसके। इन टुकड़ों को कुछ लोगों ने सोवेनियर के नाम पर खरीद लिया, यानी अपने पास एक निशानी की तरह खरीद लिया, एक मेमेंटो की तरह। अब आप बर्थडे पार्टी में जाते हो, बर्थडे पार्टी में आपको कोई ना कोई रिटर्न गिफ्ट तो मिलता होगा ना बच्चों, तो वो रिटर्न गिफ्ट क्यों मिलता है, ताकि आप घर पे आओ और उस चीज को देखकर हमेशा याद रखो कि हाँ मैं उस फ्रेंड के बर्थडे पे गई थी और या गया था और उसने मुझे ये गिफ्ट दिया। तो इसी तरह इस पूरे इंसिडेंट को याद रखने के लिए कुछ लोगों ने इस टूटी फूटी चीजों को क्या किया, पैसे दे देकर खरीद लिया, ताकि वो इस पर्टिकुलर डेट पे हुई इस स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल फोर्ट को याद रखे। और ये बेस्टाइल फोर्ट को ही क्यों स्टॉर्मिंग करके इस तरह से तूफान लाकर इस किले को तोड़ा गया, बिकॉज इट वॉज अ सिंबल, क्या था बेटा वो, इट वॉज अ सिंबल ऑफ डेस्पोटिक रूल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेस्पोटिक रूल, क्रूएल, एक दुष्ट राजा का शासन का क्या था, वो एक सिंबल था। ओके, तो इसको तोड़कर जाके राजा को तो नहीं ना मार सकते थे, ये तो हिम्मत थी नहीं, तो इस पर ही किले पर गुस्सा उतर कर थोड़ा अपने मन का सेटिस्फैक्शन कर, क्या ही करते। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आई? कुछ डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल उठते हैं बच्चों, है सवाल ये है कि भाई ऐसा भी क्या हो गया था कि लोगों में इतना गुस्सा आ गया, रूमर ही तो था, रूमर को फैलाया गया, रूमर की वजह से इतना गुस्सा आया, गुस्से में लोगों ने इतना कुछ कर दिया, फोर्ट को तोड़ दिया, प्रिजनर्स को आजाद करवा दिया, वेपन्स चुराए, और ये सारी तैयारी करके ये लोग, जो लोग यहाँ पे इतने ज्यादा गुस्से में थे, इन्होंने आखिर ऐसा सब किया ही क्यों? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन। अब उन्हीं रीजंस के बारे में बात, ये सब आप लिखना चाहते हो अपने बुक में, मत लिखो, टेक्स्ट बुक में है, निकाल के पढ़ोगे तो दिख जाए। कहानी हो शुरू होती है 1774। ये स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल कब हुआ था, 1789 में हुआ था ना, तो उसके कुछ साल पहले क्या हुआ है उसकी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो 1774 में जो फ्रांस का राजा बना उसका नाम क्या था बेटा, कौन बताएगा मुझे? लुईस 16। लुईस 16 क्या बनते हैं, फ्रांस के राजा बनते हैं। और ये राजा किस उम्र में बनते हैं, 20 years, महज 20 साल का लड़का होता है ये, तब जाके क्या बन जाता है, फ्रांस का राजा बनता है। और इसने शादी वो किससे की,
यस, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनीट से शादी इसलिए की। अब जो ऑस्ट्रिया जगह है ना, ऑस्ट्रिया और फ्रांस कोई बहुत जिगरे दोस्त नहीं थे, उनके बीच में आपस में खटास रहती थी, थोड़े दुश्मन टाइप्स के लोग थे ऑस्ट्रिया और फ्रांस। और ये राजा किसको रानी बना के ले आया? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी को। तो क्या फ्रांस के लोग खुश रहेंगे? उससे थे, छोड़ो क्या करें। एक तो शादी करता है और अपनी रानी को अपने पास लेके आता है, हमारा सिलेबस बढ़ाता है और हमें अपनी शादी पे भी नहीं बुलाता, दुष्ट राजा। उसके बाद ये राजा तो बन गया, लेकिन ये राजा ना बहुत बेकार सा राजा। क्यों? क्योंकि इस राजा की तिजोरी क्या हो गई थी? खाली हो गई थी। कैसी थी इसकी तिजोरी? खाली थी। और एक राजा बोलेंगे तो कैसे, राजा अमीर होता है ना, बहुत पैसे वाला आदमी होता है, और राजा अगर इतना खाली तिजोरी के साथ गरीब सा आदमी रहेगा तो क्या राजा अच्छा लगेगा? क्या नहीं लगेगा। और इसकी तिजोरी खाली क्यों थी? इसके कुछ 5 रीजन थे। फर्स्ट रीजन ये है कि ये लगातार एक दूसरे के साथ, दूसरे कंट्रीज के साथ क्या कर रहा था? वॉर कर रहा था। अगर आप हमेशा एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ लड़ते रहोगे तो आपके पास पैसा आएगा क्या बेटा? नहीं आएगा, क्योंकि सारे लोग क्या कर रहे हैं? वॉर में इंटरेस्टेड हैं। जो सोल्जर्स हैं वो तो सिपाही बनकर बॉर्डर पे लड़ ही रहे हैं, और जो सोल्जर्स नहीं है, जैसे कि कोई आर्टिसंस है, वर्कर्स है, फार्मर है, वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी सिपाही बनकर वहां पे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। तो क्या कोई प्रोडक्शन होगा? क्या कोई गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होगा? नहीं होगा। अगर गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं तो क्या आप ट्रेड कर पाओगे? बेच पाओगे उसको? नहीं बेच पाओगे। जब आप गुड्स बेच नहीं रहे हो तो क्या आपके पास पैसा आएगा? नहीं आएगा। पैसा नहीं आ रहा है तो क्या आप टैक्स भर पाओगे? नहीं भर पाओगे। तो क्या खाली हो रही है? तिजोरी। राजा की जो ट्रेजरी थी वो क्या हो गई? खाली हो गई। चलो, एक रीजन तो वॉर हो गया। दूसरा भी रीजन है। दूसरा क्या है? ये राजा ना बड़ा घमंडी टाइप का राजा था। क्या करता था? बस अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए इसका सारा ध्यान रखता था। He was just worried about his status. He wanted to maintain the palace of Versailles. वर्सेल की पैलेस जो थी उसकी, पेरिस में, उसको मेंटेन रखना, शान शौकत से जीना, वेयरिंग गुड क्लोथ्स, ईटिंग गुड फूड। अरे इसके लोग यहाँ वहां वॉर कर करके लड़ मर रहे हैं, फिर भी इसको अपने खाने पीने ऐशो आराम पड़ी। यस, तो इसका भी असर क्या होगा? तिजोरी खाली। चलो, ये सब तो हो ही रहा है भाई, लेकिन इसके साथ साथ कम से कम इसे इस बात की तो फिक्र रखनी चाहिए ना कि जब तुम्हारी ही नैया डूब रही है तो तुम्हें दूसरे की नैया में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। लेकिन इसको ये भी समझ में नहीं आया। हालात कुछ ऐसे थे कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका, उस समय अमेरिका किसके रूल के अंडर था? ब्रिटेन के रूल के अंदर। ब्रिटेन ने क्या करी थी? अमेरिका में 13 कॉलोनीज बनाई थी। क्या बनाई थी? 13 कॉलोनीज। और ब्रिटेन किस पर रूल करता था? अमेरिका पर। दोनों क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। अमेरिका चाहता था कि उसको इंडिपेंडेंस मिल जाए, उसको मुक्ति मिल जाए। किससे? ब्रिटेन से। और ये मिला भी। कब मिला? अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1776। यस, ये राजा बनने के 2 साल बाद इसको मिल गया है। इसमें अमेरिका को भरपूर सपोर्ट किसने किया? फ्रांस ने। अरे भाई, तुम्हारी खुद की तिजोरी खाली हो रही है, उस पर ध्यान दो। लेकिन नहीं, ब्रिटेन का नुकसान अगर कहीं हो रहा है तो मैं बढ़ चढ़कर उसको जाके सपोर्ट करूं। दुश्मन का दुश्मन क्या है? दोस्त होता है। यही फंडा इसने यहाँ पे इस्तेमाल। समझ रहे हो? अमेरिका किसका दुश्मन था? ब्रिटेन का दुश्मन था। ब्रिटेन किसका दुश्मन है? फ्रांस का दुश्मन है। तो फ्रांस ने किसके साथ हाथ मिला लिया? अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया, और इसको बिन मांगे हेल्प देता जा रहा है। अमेरिका को क्या पड़ी है? वो बोल रहा है अच्छा मुफ्त में लाके मुझे हेल्प कर रहे हो, करो, मैंने कब मना किया। और ये बेवकूफ उसको हेल्प कर देगा, और आखिर में क्या हो गई? वापस तिजोरी खाली। समझ रहे हो? फिर एक और रीजन है। रीजन क्या है? अब जब अमेरिका को ये हेल्प कर रहा था तो इसके पास पैसे तो थे ही नहीं पहले से ही। ऑलरेडी 2 रीजन तो हमने डिस्कस कर लिए कि इसकी तिजोरी खाली हो रही थी, फिर भी इसको अमेरिका को हेल्प करना था तो इसको पैसे चाहिए थे। तो पैसों के लिए इसने क्या किया? लोन लिया।
अब ये लोन ऐसे ही फुकट में कोई देगा नहीं उसको, लोन पे क्या भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ब्याज भरना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट कितना था, 10%। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ता था। ये लोन उसने कितने का ले रखा था, 1 लिब्रेस। अब ये 1 लिब्रेस क्या है, ये करेंसी है फ्रांस की। जैसे हम इंडिया के लिए 1 रुपी बोलते हैं ना, रुपी हमारी क्या है, करेंसी है। वैसे ही फ्रांस की लिब्रेस क्या थी, करेंसी थी। अब ये इंटरेस्ट के साथ 1 बिलियन लिब्रेस क्या हो चुका था, बढ़ के कितना हो गया था, 2 बिलियन लिब्रेस बन गया। यानी इसने जो कर्ज उठाया है वो धीरे धीरे कितना हो रहा था, 2 बिलियन लिब्रेस हो गया। ठीक है, इतना सब होने के बाद भी इसके एक्सपेंडिचर का लिस्ट खत्म नहीं हुआ। एक और चीज भी है जहाँ पे इसका खर्चा हो रहा है, और वो ये है जो इसने अपने शान शौकत के लिए जो कर्मचारियों को, दास दासियों को, सर्वेंट्स को अपॉइंट किया ना, उनको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी। तो वो सारी सैलरी अपना बड़प्पन जताने के लिए उसने कुछ यूनिवर्सिटी खोल रखी थी पढ़ाई करने के लिए लोगों को फ्री में। उस यूनिवर्सिटी को चलाने का खर्चा, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चर्च वगैरह है तो उसको चलाने का खर्चा, वो सारा भी किससे हो रहा था, इसी खाली तिजोरी में से हो रहा था। वैसे ही तिजोरी में पैसे नहीं थे और ऊपर से देखो खर्चे 5 इसके आगे पीछे घूम रहे। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में ये 5 पॉइंट्स होने चाहिए। आर यू गेटिंग मी? यहाँ तक की कहानी क्लियर है बच्चों? कोई दुख दर्द परेशानी है क्या? If they will ask you a question, why was the Louis King, France King's treasury was empty, तो आप ये 5 पॉइंट लिख पाओगे, याद रहेंगे। एक तो दूसरे कंट्रीज के साथ वॉर कर रहा था, दूसरा अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहता था, पैलेस ऑफ वर्सेल को मेंटेन रखना चाहता था। तीसरा क्या है, अमेरिका के साथ हेल्प करने के लिए गया, अमेरिका को 13 कॉलोनीज से मुक्त कराया। उसके साथ साथ उसने क्या कर रखा, लोन कर लिया, डेप्ट में था, बहुत बड़े बड़े कर्जे ले रखे थे। उन कर्जों पर उसको क्या देना पड़ता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, वो भी कितना, 10%। उसका कितना हो गया था, 1 बिलियन लेवरेज को बढ़कर अब कितना हो गया था, 2 बिलियन लेवरेज हो गया था। और लास्ट में इसके जो अपने खुद के कर्मचारी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, या चर्चेस थी, हॉस्पिटल्स थी, यूनिवर्सिटीज थी, इन सभी गवर्नमेंट संस्थानों को चलाने में भी उसको क्या करना पड़ता था, एक्सपेंडिचर्स करने। अब वही उस समय की जो सोसाइटी थी ना फ्रांस की, वो भी बड़ी दुख भरी थी। फ्रांस की जो सोसाइटी है, मैं ये इरेज कर लेती हूँ। इसके ऊपर इस समय जो फ्रांस में सोसाइटी थी ना, वो सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी बड़ा अजीब था। अजीब क्यों था, तो यहाँ ट्रायंगल बना दे। फ्रांस की सोसाइटी 3 अलग अलग हिस्सों में क्या थी, डिवाइडेड। जो फर्स्ट टॉप मोस्ट हिस्सा है उसको क्या कहा जाता था, फर्स्ट ईस्टेट। सेकेंड हिस्से को क्या कहेंगे, सेकेंड ईस्टेट। और लास्ट हिस्से को क्या कहेंगे, थर्ड ईस्टेट। Now first estate was comprising of people with clergy. सेकेंड में कौन आते हैं, नोबिलिटी। और थर्ड में कौन आते हैं, अब एनसीईआरटी में आपको कॉमनर्स करके दिया नहीं है, वो तो मैंने आप लोगों को इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉमनर्स लिखा है, ओके। अदरवाइज एनसीईआरटी रेफर्स टू देम ओनली एज थर्ड स्टेट पीपल, ओके। तो क्लर्जी लोग क्या थे बेटा, दे वर मोस्टली इन्वॉल्वड इन द रिलीजियस एक्टिविटीज। Nobility people, they were involved in helping the king. They were the nobles, noblemen. Nobleman बोलेंगे तो कौन, अब राजा हर काम अकेले तो करेगा नहीं। इनफैक्ट राजा तो कोई काम ही नहीं करेगा, सबसे आलसी आदमी रहता है वो किसी भी किंगडम का।
तो राजा क्या करेगा, अपना सारा काम जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जैसे डिफेंस, फाइनेंस, वो सब किससे करवाएगा, इन नोबल मैन से करवाएगा। और ये नोबल मैन को वो क्या देगा, भारी भरकम सैलरी देगा। तो ये नोबल मैन किस में आ गए, सेकेंड स्टेट में आ गए। तो ये राजा की मदद करते थे किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आखिर में आते हैं आपके कॉमन मैन। इस कॉमन मैन में कौन कौन आएगा, बिग या स्मॉल बिजनेसमैन, और कौन आएंगे, पेजेंट्स, फार्मर, लॉयर, ट्रेडर, मर्चेंट्स। और भी कुछ दिया है आपके बुक में, बस इतना ही है। और भी बहुत सारे अजीब अजीब लोग हैं, वो सब किसमें आएंगे, कॉमनर्स में। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, कुछ डाउट है? तो पूरी सोसाइटी क्या हो गई थी, तीन अलग अलग हिस्से में डिवाइडेड। अब इसमें देखो समस्या क्या हो, ये जो फर्स्ट टू कैटेगरी है ना इनके, रिलीजियस हेड और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, यानी क्लर्जी और नोबिलिटी, इन दोनों को मिलाकर पॉपुलेशन था सिर्फ कितना, 10%। हाउ मच वाज देयर पॉपुलेशन, it was nearly how much, 10%. And the last, that is the commoners, they were comprising of 90% of the France population. इनका कितना पॉपुलेशन था बेटा, लास्ट के ग्रुप का, कॉमनर्स का 90% पॉपुलेशन, यानी सबसे ज्यादा लोग किस कैटेगरी में थे, थर्ड स्टेट की कैटेगरी में थे, और कम से कम लोग किस कैटेगरी में थे, क्लर्जी और नोबिलिटी की कैटेगरी में थे। लेकिन एक मजेदार बात ये है कि जो भी टैक्स भरता था ना, वो सिर्फ ये थर्ड स्टेट के लोग टैक्स भरते थे। टैक्स सिर्फ ये ही पे करा करते थे, नोबिलिटी टैक्स पे नहीं करती थी और क्लर्जी भी टैक्स पे नहीं करती। मतलब जो अमीर है उनको क्या कर रहे हैं, और ज्यादा अमीर बनाते जा रहे हैं। बैलेंस कब क्रिएट होगा, जब अमीर लोग टैक्स भरेंगे तभी तो बैलेंस क्रिएट होगा रिच और पुअर के बीच में, यस और नो। लेकिन अगर अमीर लोगों से टैक्स ही ना लिया जाए तो अमीर क्या बनते जाएंगे, और ज्यादा अमीर बनते जाएंगे। और गरीब लोगों से ही अगर आप सारा टैक्स लोगे तो गरीब क्या होते जाएंगे, और ज्यादा गरीब होते जाएंगे। वो मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और सारा पैसा उठा के किसको दे रहे हैं, राजा को दे रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। और इन लोगों के पास जो पहले से पैसे पड़े हैं उनसे कोई टैक्स ले ही नहीं रहा। आर यू गेटिंग मी? चलो टैक्स नहीं ले रहा तो नहीं ले रहा। इस 10% पॉपुलेशन के पास, यानी जो क्लर्जी और नोबिलिटी है, इस 10% पॉपुलेशन के पास लगभग 60% लैंड ओनरशिप था। कितना था बेटा, 60% लैंड ओनरशिप। मतलब जो कम से कम पॉपुलेशन है उसके पास ज्यादा से ज्यादा जमीन, प्रॉपर्टी, घर, कारोबार, ये सब। आर यू गेटिंग मी? मतलब अमीरी के सारे रास्ते बस किसके लिए खुले थे, क्लर्जी एंड नोबिलिटी, एंड वो वॉकिंग ऑन द रोड ऑफ, ऑन द पाथ ऑफ पॉवर्टी, द थर्ड स्टेट। यस, इज द सोसाइटी वेरी क्लियर? कुछ डाउट है इसमें? अब इन गरीबों को जो टैक्स भरना पड़ता था ना, वो टैक्स भी कितने तरीके के थे, 3 तरीके के। There were 3 types of taxes that these people were paying, और उनमें कौन भर रहा है, सिर्फ कॉमन पर्सन्स या फिर थर्ड स्टेट के लोग। सबसे पहला वाला जो टैक्स ये भरते थे, that is known as टिथ। क्या कहेंगे उस टैक्स को, टिथ। दूसरा टैक्स कौन सा था, डायरेक्ट टैक्स, जिसको क्या कहेंगे, टेल। और तीसरा टैक्स कौन सा था, इनडायरेक्ट टैक्स। उसका कोई दूसरा फ्रेंच नाम नहीं है, बस डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स से आपको देखना। अब ये टिथ क्या है, टिथ वाज अ टाइप ऑफ रिलीजियस टैक्स। व्हाट वाज इट? इट वाज अ रिलीजियस टैक्स, यानी धर्म के नाम पे लूटा जाने वाला पैसा। लोगों से क्या कहा जाता था कि तुम जितना भी कमाते हो उसका 10% क्या कर दोगे, टैक्स के फॉर्म में किसको दोगे, चर्च। अब मान लो ये बच्चा साल का 10 लाख रुपए कमा लेता है, लेट्स टेक इट फॉर एन एग्जाम्पल।
अब तुम 10 लाख कमाते हो तो उसमें से तुम्हें 1/10 यानी 10% कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीस। यस, वो उठा के किसको देना पड़ेगा चर्च। क्यों? क्योंकि तुम एक क्रिश्चियन हो और तुम क्रिश्चियन बने रहना चाहते हो और फ्रांस की सोसाइटी का क्या है यही नियम है, सबको उतना देना ही पड़ेगा। अगर तुम साल भर का सिर्फ 100 रुपए भी कमा रहे हो ना तो भी उसमें से 10 रुपए उठाकर किसको देने पड़ेंगे चर्च। 1/10 of whatever you are working. Are you getting me? अगर आप क्वेश्चन भी करते उस समय में उस एरिया में फ्रांस में हर कोई क्रिश्चियन ही था और कोई दूसरा रिलीजन था ही नहीं था। यस, दैट इज व्हाई। फिर बाद में इसी वजह से तो गुस्सा हो जाते हैं लोग एंड देन वी गेट दैट रिफॉर्मेशन मूवमेंट, देन देयर हैपेंस प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक्स, दो अलग-अलग ग्रुप बनते हैं ना क्रिश्चियनिटी में। वो लोग गुस्सा होके ही तो बनते हैं, उनको लगता है ऐसा सब टैक्स भरने का तो कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा है, ये तो बस पैसे लूटने के क्या है पैतरे हैं। तो इनको रोकने के लिए लोग गुस्सा होके क्या कर देते हैं कैथलिज्म छोड़ते हैं और प्रोटेस्टेंट बन जाते हैं। लेकिन वो बहुत आगे की बात, वो अभी नहीं हुआ। अभी हम किस समय की बातें कर रहे हैं 1774 यानी कि लेट 18th सेंचुरी की बातें कर रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? और उस टाइम पे क्या था, ये टिथ नाम का एक रिलीजियस टैक्स पे करना पड़ता था। दूसरा कौन सा टैक्स पे करना पड़ता, ये डायरेक्ट टैक्स, जिसे क्या कहेंगे टेल। ये किसे पे करेंगे ये लोग, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट यानी यहाँ कौन है, राजा था लुई 16, ये डायरेक्ट टैक्स भी पे करते थे। अब आपके पेरेंट्स भी तो कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, तो वो भी जो कमाते हैं उसमें से क्या वो टैक्स पे करते हैं भारत सरकार को, करते हैं। तो वो क्या हो गया, एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स हो गया। आपके पेरेंट्स जो जॉब करके टैक्स पे कर रहे हैं वो किसको पे कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। यस और नो? यहाँ पे किस गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, फ्रांस गवर्नमेंट को। और फ्रांस गवर्नमेंट उस समय कौन चला रहा था, किंग चला रहा था, किंग लुई 16। तो ये डायरेक्ट टैक्स किसके पे कर रहे हैं, राजा लुई 16। फिर आता है दूसरा यानी तीसरा टैक्स कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो रोजमर्रा की चीजें होती है ना जो हम खरीदते हैं, जैसे कि ग्रोसरीज, जैसे कि नमक या फिर टोबैको। देखो आज के टाइम पे तो हमको पता है कि तंबाकू क्या है, एक बहुत ही खतरनाक चीज है, उससे कैंसर होता है, एडिक्शन होती है, इस चीज को नहीं खाना चाहिए, ये आज के डेट में हम लोग को पता है। लेकिन उस समय की जो फ्रांस की सोसाइटी थी उनके लिए तो जितना जरूरी नमक है उतना ही जरूरी क्या था, तंबाकू भी था। वहां के उस समय के लोग ये बात ही नहीं जानते थे कि तंबाकू खाना गलत चीज है, लेकिन वो खाते थे क्योंकि उन्हें आदत थी उसे खाने। ऐसे रोजमर्रा की चीजों पर भी क्या लगा दिया था उसने, इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया। कौन लगा रहा है ये सारे टैक्स, किंग लगा रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स भी किसके पास जा रहा है, किंग के पास जा रहा है। डायरेक्ट टैक्स का पैसा भी किसके पास जा रहा है, किंग के पास जा रहा है। एम आई वेरी क्लियर? कुछ डाउट है किसी को भी? ठीक। अब देखो हालात कुछ और भी थे, कुछ और भी मुश्किलें थी यहाँ पे लोगों के पास। ये जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे ना, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग, क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, ये क्या कर सकते थे, दे हैड द अथॉरिटी फर्स्ट और सेकेंड स्टेट, दोनों के पास क्या अथॉरिटी थी, फ्यूडल सिस्टम को मेंटेन रखते। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, एनीवन हैविंग एनी आइडिया अबाउट फ्यूडल सिस्टम? पढ़ा होगा ना आपने, इससे पहले भी फ्यूडल सिस्टम वर्ड तो आया होगा आप लोगों के सिलेबस में 7th 8th में। नहीं आया, नहीं पता, कोई बात, चलो मैं बता देती हूँ। अब राजा के पास क्या था, सारा जमीन। यस और नो? किंग इज द ओनर ऑफ ऑल द लैंड, ऑल द टेरिटरीज इन हिज किंगडम। अब इस जमीन पर क्या वो खुद राजा ही जाके खेल खेलेगा क्या, नहीं,
इस जमीन को अगर सारा कुछ वो अपने पास ही रखेगा तो उस जमीन से कुछ फायदा ही नहीं होगा ना उसको। तो वो क्या करेगा, इस जमीन को वो डिवाइड कर देगा, किसमें, ड्यूक्स एंड डचेस। ड्यूक्स और डचेस कौन होते हैं, राजा के राजकुमार और राजकुमारी, प्रिंस एंड प्रिंसेस यानी उनके बच्चे, उनको जमीन दे देगा। अब मान लो ये जमीन कितनी बड़ी थी, इतनी बड़ी जमीन थी, पूरा का पूरा फ्रांस है ये स्क्वायर, इसके पास है, लुई 16 के पास है। उसमें से उन्होंने कुछ पार्ट्स बना दिए और वो पार्ट्स उसने किसको दे दिए, ड्यूक्स एंड डचेस। अब जरूरी नहीं है कि सारे राजा के ही बच्चे हो सकता है राजा का कोई चचेरा भाई हो तो उसको दे दिया, हो सकता है कोई मौसे का भाई हो उसको दे दिया, तो डिपेंड्स, अपने रिलेटिव्स में वो ये जमीन क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके, अब ये जमीन जो अपने रिलेटिव्स में उसने बांट दी है, ये जमीन भी आगे ये रिलेटिव्स अपने सर्वेंट्स के हाथ में दे देंगे, जिन्हें क्या कहेंगे, अर्ल्स या बेरॉन्स। अब ये जो सर्वेंट है ना, वो किसके सर्वेंट है, राजा महाराजाओं के बच्चे के या रिश्तेदारों के सर्वेंट है। तो क्या ये गरीब होंगे क्या, नहीं, इनके पास भी बहुत ज्यादा पैसा होगा, ये भी अमीर है। तो क्या इस जमीन पर ये लोग जाके काम करेंगे, मान लो ये है ड्यूक, इस ड्यूक ने ये जमीन के 4-5 हिस्से कर दिए और इसने ये जमीन एक पर्टिकुलर अर्ल को दे दिया। तो अब ये अर्ल खुद तो वहां पे काम नहीं करेगा क्योंकि ये भी क्या है, अमीर आदमी है। तो उसने क्या कर दिया, उसने नाइट्स को ये जमीन दे दी। नाउ हु इज दिस नाइट, अगर आपने फोटो में वगैरह कभी देखा हो तो एक अजीब सा आदमी रहता है, घोड़े पे बैठा रहता है, हाथ में उसके तलवार होती है और एक लुढ़कता हुआ उसके सिर पे कैप रहता है। देखा है ऐसा कोई फोटो आपने, नाइट्स का सोल्जर जैसा होता है, उसके हाथ में उसने ये जमीन दे दी। तो अब इसके क्या हो गया, और भी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो इसमें से ये एक जो छोटा टुकड़ा है वो किसका है, नाइट का है। अब ये नाइट क्या करेगा, बहुत सारे पेजेंट्स को अपने अंडर काम देगा। पेजेंट्स मतलब कौन, फार्मर, फार्मर्स को काम देगा। और ये छोटे 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 जो टुकड़े हैं ना जमीनों के, उस पर कौन काम कर रहा है, फार्मर काम कर रहा है। फार्मर क्या करेगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देगा, फार्मिंग करके क्या देगा बेटा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देगा। अब ये जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आएगा उसको कौन ले लेगा, उस फार्मर से, नाइट्स ले लेगा, क्योंकि उसने ही ये जमीन दी थी ना पेजेंट्स को। और पेजेंट्स को उसने क्या कहा था कि मैं तुम्हें जमीन दूंगा, तुम दिन भर उस जमीन पर काम करोगे, उसके बदले में पेजेंट्स को क्या मिल रहा है, 2 वक्त की रोटी और एक छोटा सा झोपड़ा रहने के लिए। समझ रहे हो तुम लोग, तो बस इतने के लिए ये पेजेंट्स क्या करते हैं, दिन भर इस जमीन पर काम करते हैं। काम करने के बाद जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकलता है वो किसको दे देते हैं, नाइट्स को। अब नाइट्स इसमें से पैसा अपने पास रखेगा और इस पैसे को जो जितना उसको चाहिए उतना पैसा वो अपने पास रखेगा और बाकी का पैसा किसको दे देगा, अर्ल्स एंड बेरॉन्स को, क्योंकि अर्ल्स एंड बेरॉन्स के थ्रू ही तो नाइट्स को ये लैंड मिला है। यस और नो। अब ये पैसे जो अपने पास रख रहा है ना नाइट्स, वो उसका कुछ तो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। वो बोलेगा कि मैंने अपने पास एक छोटी सी आर्मी मेंटेन करी है, छोटी सी सेना की टुकड़ी मेंटेन करी है और उसी आर्मी को पैसे देने थे, सैलरी देने थे, इसलिए मैंने पेजेंट्स के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में से जो भी प्रॉफिट निकला है ना उसको क्या किया है, थोड़ा सा पार्ट अपने पास रखा, बाकी का हिस्सा जो अर्ल्स को दिया, अर्ल्स ने उसमें से भी थोड़ा पैसा अपने पास रख लिया और रीजन वही दिया कि भाई हमने भी क्या मेंटेन करी है, आर्मी मेंटेन करी है। समझ में आ रहा है, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो रही है बॉयज। अब थोड़ा पैसा इन्होंने अपने पास रखा, बाकी का पैसा किसको भेज दिया, ड्यूक्स एंड डचेस को। अब ड्यूक्स एंड डचेस भी क्या करेंगे, कहेंगे कि नहीं हमने भी आर्मी मेंटेन करी है, थोड़ा सा पैसा इन्होंने भी अपने पास रख लिया और बाकी का बचा कुचा पैसा किसको भेज दिया, राजा को। अब आप सोचो भाई, यहाँ पे जो खेती करके ये लोग किसान कमा रहे हैं, उसके बाद जो पैसा आया है वो राजा तक जो पहुंच रहा है तो कितना कम पहुंचता होगा, क्योंकि बीच में ये सारे एजेंट लोगों ने क्या कर लिया, पैसा खा लिया। यस और नो, क्लियर, समझ में आ रहा है कि इसने ले लिया, इसने ले लिया, इसने पैसे ले लिए और रीजन क्या दिया सबने, आर्मी 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 का रीजन दिया। मेरी आवाज आ रही है बाहर, कुछ तो बहुत डिस्टर्बेंस है इसमें, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सबको। तो बीच में ये सारे आर्मी के लोगों ने जो ये पैसे ले लिए, उसके बाद राजा के पास बहुत कम पैसा बचता है
और ये राजा की तिजोरी तो फिर खाली होनी ही है। यस और नो? तो राजा को किसने बोला था इन लोगों के पास आर्मी रखने के लिए? राजा खुद अपनी ही सेना रख लेता। यस और नो? अगर राजा ने खुद अपनी सेना रखी होती तो क्या उसे ये बीच के एजेंट की जरूरत पड़ती क्या? नहीं। लेकिन उस समय के राजा अपनी खुद की आर्मी नहीं रखते थे, वो आदत ही नहीं थी उनको। उनको लगता था अगर कि हम अपनी खुद की आर्मी रखेंगे ना, तो चाहे हम वॉर कर रहे हो या ना कर रहे हो, हमें इस आर्मी को क्या देना पड़ेगा? सैलरी देनी पड़ेगी। तो उन्हें लगता था कि हम फ्यूडल सिस्टम मेंटेन करेंगे, जिसमें हमारे जो एजेंट है ना, ये सारे ड्यूक्स, डचेस, अर्ल्स, बैरॉन्स, नाइट्स, ये सारे लोग आर्मी मेंटेन करेंगे, और जब हम राजा को जरूरत होगी तब वो ये आर्मी को हमारे पास ले आएंगे। उन बेवकूफ राजाओं को लगता था कि ऐसा करके वो अपने लिए बड़ा सा कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं, पर उन्हें क्या पता था कि ये बीच के सभी एजेंट क्या करे, सारा पैसा खा रहे। आर यू गेटिंग मी? इज द थिंग क्लियर? तो ये फ्यूडल सिस्टम में ये जो मनी यहाँ पे नाइट ने अर्ल को दिया, फिर बाद में जो पैसा बचा हुआ था वो अर्ल ने ड्यूक को दिया, ये सारा जो पैसा है ना, इसी पैसे को क्या कहेंगे? फ्यूडल ड्यूज। व्हाट इज इट नोन एज? फ्यूडल ड्यूज। तो ये फ्यूडल ड्यूज और ये फ्यूडल सिस्टम में लैंड ओनरशिप किसके पास थी? इट वाज ओनली विद द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट पीपल। किसके पास था बेटा ये अधिकार पैसा जमा करने का? फर्स्ट और सेकंड स्टेट यानी क्लर्जी और नोबिलिटी के पास। बाकी किसी के भी पास यानी कॉमन मैन के पास ये फ्यूडल सिस्टम में बस यहीं पे काम करने का ही बस काम था, बाकी कुछ पैसा वैसा जमीन वमीन का अधिकार नहीं। Am I clear? समझ में आ रहा है यहाँ तक की बातें? किसी भी कुछ भी डाउट? और ये जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग होते थे ना, they used to get these privileges only on the basis of their birth. अब कोई एक लड़का है, नोबल के फैमिली में पैदा हो गया है, तो मतलब वो क्या हो गया, जिंदगी भर के लिए नोबल का लाइफ स्टाइल लीड करेगा। फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी रहेगा ना, तब भी वो किसके ग्रुप में कहलाएगा? नोबल्स के ग्रुप में कहलाएगा। कोई अगर एक क्लर्जी वाले फैमिली में पैदा हो गया तो वो जिंदगी भर के लिए क्या कहलाएगा? क्लर्जी। और अगर कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा अगर कॉमनर के फैमिली में पैदा हो रहा है, तब भी उसको स्टेटस, उसको मेरिट नहीं दिया जाएगा। वो जिंदगी भर के लिए क्या कहलाएगा? कॉमनर ही कहलाएगा। कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट होने का कोई भी स्कोप नहीं था। इट वॉज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द प्रिविलेजेस ऑफ द बर्थ। ओके, क्लियर? चलो, अब हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 पे आ गए। अगर आपके पास एनसीईआरटी है नहीं है तो भी आपके जो मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल का पेज नंबर कौन सा है बेटा? ये 3। हाँ, तो मॉड्यूल का पेज नंबर 3 खोलो तो उसमें आपको एक पेंटिंग दिखाई देगी। उस पेंटिंग में दिखाया गया है कि कैसे एक नोबल मैन स्पाइडर की तरह एक कॉमन मैन से या एक पेजेंट या एक फार्मर से पैसे ले रहा है। स्पाइडर क्या करती है? मकड़ी अपना जाल बनाती है, और इसी जाल में कभी कभार एक मक्खी क्या हो जाती है? घुस जाती है, अटक जाती है। तो क्या वो मक्खी उस मकड़ी के जाल से कभी निकल पाती है? नहीं, कभी नहीं निकल पाती। जब तक स्पाइडर चाहे उसे जिंदा रखेगा, और जिस दिन स्पाइडर को भूख लगी उस दिन वो उसको मारकर खा जाएगा, उस मक्खी को। तो यहाँ पर भी ये ऐसे ही दिखाया गया है, जो नोबल मैन है ना, ही इज लाइक अ स्पाइडर, और वो क्या कर रहा है? पेजेंट या फार्मर या कॉमनर से बहुत सारा पैसा लूटे जा रहा है, लूटे जा रहा है, और उसको जरा भी इज्जत नहीं है, जरा भी कदर नहीं है उस पेजेंट की या फार्मर। आर यू गेटिंग मी? दैट इज व्हाट दिस इमेज इज शोइंग। नाउ लेट्स मूव टू द स्ट्रगल टू सर्वाइव। The struggle to survive.
क्या आवाज थी, फाइनली आवाज कम हुआ। अब ये सारे सिचुएशन में 1715 से लेकर 1789 तक की बात हो रही है। तो इस टाइम पीरियड में क्या हो गया बेटा, पहले ना फ्रांस का पॉपुलेशन 23 मिलियन, कितना था 23 मिलियन। 1789 में ये पॉपुलेशन कितना हो गया 28 मिलियन, मतलब कितने लोग बढ़ गए 5 मिलियन। तो ये 5 मिलियन कितना होता है लैक्स में 50 लैक्स, यस। तो 50 लैक्स लोगों का पॉपुलेशन क्या हो गया बेटा, अचानक से कब बढ़ गया 1789 में ये पॉपुलेशन सडनली बढ़ गया। अब जब ये पॉपुलेशन सडनली बढ़ गया तो पॉपुलेशन बढ़ते ही क्या हो जाता है, फूड प्रोडक्शन का डिमांड इंक्रीज हो जाता है। पर क्या फ्रांस में फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, नहीं। फूड डिमांड तो इंक्रीज हो रहा था लेकिन फूड प्रोडक्शन क्या रह गया था, कांस्टेंट रह गया था, वो इंक्रीज हुआ ही नहीं। तो क्या ये 50 लाख लोगों को खाना मिल पा रहा था खाने के लिए, नहीं मिल पा रहा था। लोगों में क्या हो गया था, फूड प्रोडक्शन इट वाज कांस्टेंट, वो ज्यादा नहीं बढ़ा। और फूड डिमांड क्या हो गया था, फूड डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लोगों को भूख लग रही थी, लोगों ने खाना मांगना शुरू किया, लेकिन खाना प्रोड्यूस करने वाला लैंड, फर्टिलाइजर्स, फार्मर्स वो तो कांस्टेंट थे ना, वो थोड़ी ना अचानक से बढ़ रहे थे। फ्रांस की जो जमीन थी वो भी तो कांस्टेंट थी, वहां से जितना खाना हर साल बनता था, प्रोडक्टिविटी जितनी थी वही प्रोडक्टिविटी हर साल रह रही थी। तो बढ़ते हुए फूड डिमांड को मीट करना, यानी जो लोगों का जो डिमांड था फूड के लिए, ग्रेन्स के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए, वो डिमांड मीट करना बहुत मुश्किल हो गया था। अब जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो कौन सी सिचुएशन आ जाती है, नहीं वो तो जब सूखा पड़ता है तभी आता है, जब सबसिस्टेंस क्राइसिस वाली सिचुएशन आएगी। तो उस सिचुएशन को हम क्या करेंगे, अगर डिमांड बढ़ रहा है सप्लाई कम है तो इन्फ्लेशन हो जाएगा सबसे पहले तो, यस और नो। इन्फ्लेशन वर्ड सुना होगा ना आप लोगों ने। इन्फ्लेशन क्या होता है, जहां चीजों की कीमत क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हाई प्राइसेस। अब मान लो ये क्लास में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, प्लस मैं भी एक बच्चा हूँ, 6 बच्चे हैं। तो हम 6 के 6 बच्चों को क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए खाने के लिए, लेकिन हमारे पास चॉकलेट कितना है, 3 ही चॉकलेट है। तो अब क्या होगा, चॉकलेट्स का डिमांड बढ़ गया। अगर यहाँ पे 3 के बदले 10 चॉकलेट होते तो हम में से कोई भी छटपटाता नहीं कि यार मुझे चाहिए मुझे चाहिए, क्योंकि सबके पास एक एक होता, ऊपर से एक्स्ट्रा भी पड़े होते। लेकिन अब चॉकलेट कितने हैं, 3 ही है ना, तो हम सबको तो चॉकलेट खाने हैं, मतलब चॉकलेट्स कम हो गए हैं और लोग क्या हो गए, ज्यादा हो गए, डिमांड ज्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो गया। तो ऐसे में किसका डिमांड बढ़ गया, चॉकलेट्स का, यानी फूड का डिमांड बढ़ गया। तो बढ़ जाने पर क्या हो जाएगा, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, हाई प्राइसेस हो जाएंगी, ठीक है। प्राइसेस बढ़ रहा है लेकिन क्या वर्कर लोगों की तनख्वाह बढ़ रही है क्या, नहीं। वर्कर जो वेजेस कमा लेते थे, यानी जो सैलरी इनको मिलती थी वर्कर लोगों को फ्रांस में, वो सैलरी तो क्या थी, वो तो सेम ही थी। अब जितना तुम कमा रहे हो उसका अगर सारा हिस्सा ही तुम्हारा खाना वाना खरीदने में चला जाए, बाकी कुछ भी पीछे से ना बचे, कोई सेविंग्स ना हो, तो क्या ऐसे में ये वर्कर्स बहुत खुश रहेंगे क्या, नहीं। इन्होंने जितना भी कमाया वो सारा पैसा वो किस में लगा रहे हैं, खाना खरीदने में। और हालात तो धीरे धीरे इतना बुरा होता जा रहा था कि इन्होंने सारी की सारी अपनी कमाई दे दी, तब भी इनके पास खाना नहीं आ रहा है, क्योंकि खाने की जो प्राइसेस थी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इनकी सैलरी रेंज से भी बाहर हो गई। आर यू गेटिंग मी। ऐसे में लोगों के पास खाना बचा ही नहीं था खाने के लिए, और ऊपर से और 2-4 मुसीबत, जैसे कि हेल स्टॉर्म्स। हेल स्टॉर्म्स क्या होती है, क्या होती है हेल स्टॉर्म्स, बोलो ना। यहाँ पे तो बारिश होती है ना इंडिया में, लेकिन फ्रांस में क्या होगी, बर्फ की बारिश होगी, यस और नो। तो अगर बहुत ज्यादा बर्फ की बारिश हो गई तो गेहूं चावल अनाज सारे इनकी खेत जिंदा रह पाएगी क्या, नहीं। खेत में क्या हो जाएगा, बर्फ गिर जाएगा, तो जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो सारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, रॉटन हो जाएगा।
यही चीज हो रही थी, थोड़े थोड़े टाइम में हो जाता था, अचानक से कभी ड्रॉट आ जाता था तो कभी हेल स्टॉर्म्स आ जाते थे। तो इसकी वजह से क्या हो गया था, प्रोडक्शन या फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो चुका था और फूड डिमांड क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। फूड के प्राइसेस तो आसमान ही छू रहे। ओके, एम आई वेरी क्लियर? इतने मुरझाए हुए चेहरे क्यों है भैया आप लोगों के? कुछ हुआ है क्या, डांट खाया है क्या सब लोगों ने घर पे? नहीं ना, ये लड़के तो बहुत ही ज्यादा दुखी दुखी बैठे हैं। थक गए हो, स्कूल जाके आए हो ना? स्कूल जाके आए हो इसीलिए ऐसे जी तो कर रहा है तुम लोगों को आधा घंटा सुला दूं ताकि जब उठोगे तो फ्रेश दिखाई दोगे। खैर पढ़ाई भी तो करनी। ये सारा जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, सबसिस्टेंस क्राइसिस, जिसका मतलब है स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या हो गया, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। यहाँ पे लोग खाने पीने की चीजों के लिए लड़ भिड़ रहे थे, प्राइसेस इतनी हाई हो गई थी कि लोग खरीद नहीं पा रहे थे। उनका जो रोजमर्रा की चीजें होती है ना, अनाज गेहूं चावल, अब हमारे लिए अनाज गेहूं चावल ये सब है, लेकिन उस समय फ्रांस के लोगों के लिए क्या था उनका स्टेपल डाइट, ब्रेड। वो लोग क्या खाते हैं, ब्रेड खाते हैं। हमारे घर पे क्या बनती है, रोटी बनती है, आलू के पराठे बनते हैं, ये हमारा स्टेपल डाइट। लेकिन इनका स्टेपल डाइट क्या है, ब्रेड है, और ये ब्रेड भी इनको नहीं मिल रहा था, तो इनके लिए स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल की टाइम आ गई थी, सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गई। आगे बढ़ते हैं। Moving further, now they have given you all a chart there. चार्ट भर पाओगे तुम लोग? अच्छा चार्ट देखो क्या है उसमें, फर्स्ट पॉइंट क्या है, बैड हार्वेस्ट। यस, बैड हार्वेस्ट के बाद जो ब्लैंक है उसमें क्या लिखोगे, पॉइंटर्स दिए हैं ना नीचे या साइड में कहीं, तो पॉइंटर्स है, देखो उसमें से देख के बताओ मुझे, बैड हार्वेस्ट के बाद क्या होगा, स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स। स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स के बाद वाले बॉक्स में क्या भरोगे, राइजिंग फूड प्राइसेस। वेरी गुड। आगे क्या है, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय द ब्रेड। अब जब खरीद नहीं पा रहा है ब्रेड, अपना खाना नहीं खरीद पा रहा है, तो उसके साथ दो चीजें हो सकती है, क्या होगी, फूड राइट एंड दूसरा क्या होगा, नो नहीं, वीकर बॉडीज। वेरी गुड। तो अब आप वीकर बॉडीज कहाँ लिखोगे, कौन से बॉक्स में लिखोगे, और फूड राइट कौन से बॉक्स में लिखोगे? जो बॉक्स डिजीज एपिडेमिक्स के साथ जुड़ा हुआ है ना, उस बॉक्स के पास क्या लिखोगे, वीकर बॉडीज। क्यों? क्योंकि जो शरीर वीक होगा, जो शरीर तंदुरुस्त नहीं होगा, द बॉडी विच इज नॉट हेल्दी, इट इज मोर ससेप्टेबल टू डिजीजेस। यस और नो? तो उस वाले बॉक्स में क्या लिखोगे, वीकर बॉडीज। द फर्स्ट बॉक्स विल बी रिटन विद वीकर बॉडीज, और सेकेंड बॉक्स में क्या आएगा, फूड राउट। फूड राउट के लिए फूड राउट का क्या मतलब है, एक छोटा सा ब्रेड का पीस यहाँ पड़ा है समझो, और इसी ब्रेड के पीस को खाने के लिए 10-15 लोग आके इस पर टूट पड़ रहे हैं। तो क्या ये 10-15 लोग आपस में लड़ेंगे नहीं इस ब्रेड को खाने के लिए? लड़ेंगे ना। तो ये जो लड़ाई हो रही है वो किसके लिए हो रही है, फूड के लिए हो रही है, खाने पीने की चीज के लिए लड़ाई हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, फूड राइट्स। ओके, तो ये वाली सिचुएशन आ गई थी कहां पर, आपके फ्रांस। और लास्ट कॉलम, लास्ट बॉक्स में क्या भरोगे, इंक्रीज। यस, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेथ। अब अगर लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, वो बीमार पड़ रहे हैं, तो क्या लोग मरेंगे नहीं बेटा, मरेंगे ना। तो यहाँ पे लोगों की डेथ होगी। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 6 पे है 1.3 ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड विसेजेस एंड एंड टू द प्रिविलेजेस। इस वाले टॉपिक के बारे में बात करें। यहाँ मिडिल क्लास लोगों की तो भाई, अब मिडिल क्लास क्या होता है, कहाँ से आया, फिलहाल तक अब हमने जो कुछ भी पढ़ा था उसमें हमने फ्रांस के सोसाइटी में दो ही तरीके के डिस्टिंक्शन देखे। दो तरीके के डिस्टिंक्शन में, एक था रिच और दूसरा क्या था, पुअर।
इस रिच में कौन कौन आते थे? क्लर्जी और नोबिलिटी, करेक्ट। और पुअर में कौन आते थे आपके? कॉमनर्स, या फिर आपको वो थर्ड स्टेट ग्रुप आता है, ठीक है। अब ऐसे में ये जो थर्ड स्टेट के लोग है ना, इन्होंने क्या सोचा? थर्ड स्टेट के कुछ लोगों ने, ये कुछ लोग कौन कौन थे? जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, ऑफिसर, या फिर जो लॉयर थे, यस, जो ट्रेडर थे, जो बिजनेसमैन थे, इन सब लोगों ने क्या सोचा? थर्ड स्टेट के सिर्फ इतने लोगों ने, बाकी सारे लोगों ने नहीं, बस इतने लोगों ने क्या सोचा कि भाई फ्रांस में तो हमारे खाने पीने के लाले पड़े हुए, ऐसे में अगर हम फ्रांस में ही चिपके रहे तो एक ना एक दिन हम भी एक एक पीस ऑफ ब्रेड के लिए लड़ मर कर मर जाएंगे। ऐसे में फ्रांस में रहने का ना कोई पॉइंट नहीं बचा। फ्रांस में अगर रहेंगे तो लोग हमें क्या करेंगे? खाने पीने की चीजें देंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। एक काम करते हैं, हम ना विदेश चले जाते हैं। कहाँ चले जाएंगे? फॉरेन कंट्रीज चले जाएंगे, फ्रांस से दूर चले जाएंगे, दूसरे कंट्रीज में जाएंगे। वहां जाकर क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे। उससे क्या होगा? पैसा आएगा, प्रॉफिट होगी उनकी, और प्रॉफिट के पैसे से वो क्या कर सकेंगे? आगे अपने और भी जरूरत की चीजों को वो खरीद पाएंगे। आर यू गेटिंग मी? तो ये फ्रांस के जो कुछ लोग हैं ना, जैसे मैन्युफैक्चरर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, लॉयर, ट्रेडर एंड बिजनेसमैन, दे डिसाइडेड वी विल नो लॉन्गर स्टे इन फ्रांस। हम क्या करेंगे? हम फ्रांस से थोड़ा दूर जाएंगे, या फिर फ्रांस में भी रहेंगे, लेकिन हम व्यापार किसके साथ करेंगे? दूसरे कंट्रीज के साथ करेंगे, जिससे हमको पैसा तो आने लग जाए। और ऐसा हुआ भी इन लोगों ने जब फ्रांस छोड़ा और वो दूसरे कंट्रीज के साथ जाके ट्रेड करने लगे, तो उनके पास ढेर सारा पैसा आने लगा। क्योंकि जो हालत फ्रांस की थी वो यूरोप के बाकी कंट्रीज की नहीं थी। यूरोप के बाकी कंट्रीज के पास तो खाना भी था, पैसा भी था, तो उन्होंने जो भी चीजें यहाँ पे बनाई थी, देखो मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर, बिजनेसमैन क्या करेंगे? दे विल मैन्युफैक्चर सम गुड्स, नो, कोई चीजें बनाएंगे, और इन्हीं बनाई हुई चीजों को कहाँ जाके बेचेंगे? फॉरेन कंट्रीज में बेचेंगे। उनको पैसे मिलने लग गए, उनका प्रॉफिट होने लगे। अब जब बहुत ज्यादा पैसा आएगा तो आप लोग क्या करोगे उस पैसे का? सोचो, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उस पैसे का आप क्या करोगे फिर? जमीन खरीदोगे, ठीक है, और क्या खरीदोगे? जमीन खरीदोगे, और क्या खरीदोगे? घर खरीदोगे, और प्रॉपर्टी खरीदोगे, और गाड़ी खरीदोगे, और मान लो वो सब हो गया, खरीद लिया, अब क्या खरीदोगे? अभी भी आपके पास प्रॉफिट का पैसा बहुत सारा आ रहा है, तो क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्टमेंट किस तरीके के होते हैं? सिर्फ पैसे को बिजनेस में लगाना ही इन्वेस्टमेंट होता है क्या? नहीं, एक और तरीके का भी इन्वेस्टमेंट होता है, सेविंग्स, ठीक है, और क्या करोगे? कभी सोचा है कि आपका जो एजुकेशन है वो भी एक इन्वेस्टमेंट है? यस और नो? आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, क्यों पढ़ा लिखा रहे हैं? ताकि आप उनका क्या हो? फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो। यस और नो? आप अगर पढ़ लिख जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगी? अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग पोटेंशियल्स बढ़ जाएंगे। आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन आपके पास होगा, तो आपके पास जॉब भी अच्छी होगी। चलो मान लेते जॉब नहीं करना है, आप कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन बनना चाहते हो, तो आप वो भी बन सकते हो। तो इन लोगों ने क्या किया? इनके पास जो पैसा आया ना, उससे वो घर, गाड़ी, जमीन, खाना पीना, पैसा, वो सब तो आया ही आया। उसके साथ इन्होंने अपने बच्चों को, अपने नाती पोतियों को क्या देना शुरू किया? बेटा, एजुकेशन देना शुरू किया। और जब एजुकेशन आ गया लाइफ में, तो क्या हो जाता है बेटा? एक एजुकेटेड आदमी में और एक इलिटरेट आदमी में क्या फर्क होता है? Now you all are educated, you all are literate. आपको अपने ही जैसे दूसरे एक बच्चे के बारे में सोचना है जिसके पास एजुकेशन है ही नहीं, वो इलिटरेट है, तो उसमें और आप में क्या फर्क होगा?
जानकारी है उसके पास। नहीं है, उसके पास जानकारी नहीं है। और क्या होगा फिर? व्हाट अदर डिफरेंसेस? एकदम बिंदास होके आंसर दो यार, मैं किसी को डांटती वाटती नहीं हूँ। गलत आंसर है तो गलत हो गया, चाहे उसमें क्या हो गया। इतने बड़े होने के बाद भी हम कभी कभी अपने कॉलेज में गलत आंसर बोलते हैं, तो भी क्या हो जाता है? कुछ नहीं। तो आप भी बोला करो, जो मन में आए वो आंसर बोला करो, हो सकता है सही निकले। यस और नो? चलो बोलो, एक एजुकेटेड आदमी में और एक इलिटरेट आदमी में क्या फर्क है? एक पॉइंट तो उसने बोला, वो तो सही है। और हाँ, मनी तो होगा ही नहीं ना बेचारे के पास। एजुकेशन नहीं है तो ऑब्वियसली वो गरीबी में रहेगा, पुअर रहेगा। यस, करेक्ट पॉइंट। और क्या होगा? यस, वेरी गुड। उसको अपने राइट्स मालूम नहीं होंगे, जिसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि उसको मॉरल वैल्यूज भी सही से नहीं होंगे। उसको ये पता ही नहीं होगा कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। कौन कब और कैसे उसको बेवकूफ बना रहा है, ये चीज भी उसको समझ में जल्दी से नहीं आएगी। हो सकता है धीरे धीरे बाद में आ जाए, लेकिन बेवकूफ बनने के बाद समझ में आएगा, पहले इंस्टेंस में तो नहीं आएगा। यस और नो? तो कोई भी इलिटरेट आदमी का आराम से फायदा उठा सकता है, इन अदर वर्ड्स। और यही कर रहा था कौन? लुईस 16। लुईस 16 क्या कर रहा था? उसके बहुत सारे जो लोग थे, क्या वो एजुकेटेड थे? नहीं, उनके पास एजुकेशन नहीं था, वो इलिटरेट थे। और इन्हीं इलिटरेट थर्ड स्टेट के लोगों का वो क्या करता था? बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाता था, बहुत ज्यादा फायदा उठाता था इन लोगों के पास। लेकिन अब इनके पास मॉरल वैल्यूज आ गए, वो सही और गलत को समझने लग गए। और जब एजुकेशन आ गया तो इन लोगों के पास और बहुत सारे आइडियाज भी आने लगे। और ये आइडियाज देने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? फिलोसोफर्स। यस और नो? कोई अगर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो और वो समाज के ऊपर या राजनीति के ऊपर या पॉलिटिक्स के ऊपर या सोशल सिस्टम के ऊपर स्टडी कर रहा है और उसके बारे में अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें बता रहा है, तो उस आदमी को हम क्या कहेंगे? फिलोसोफर कहेंगे। जो आइडियाज देते हैं, जो नए नए सोच विचार देते हैं। ऐसे कुछ लोग आ गए इनके पास, जैसे फिलोसोफर्स कौन से आपको दिए गए आपके सिलेबस में? जॉन लॉक। अब ये लॉक की नहीं है, लॉक की भिंडी टिंडी नहीं बोलना है इसको। क्या बोलेंगे इसको? जॉन लॉक बोलेंगे, ठीक है। जॉन लॉक आता है, फिर जीन जैकिन रूसो आएगा। और उसके बाद एक और फिलोसोफर का नाम है, उसका नाम क्या है? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू। अब जो जॉन लॉक थे वो एक फिलोसोफर थे। इन्होंने एक बुक लिखी है, उनके बुक का नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। क्या है इनके बुक के नाम? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो लोग थे ना, जिनके पास एजुकेशन नहीं था और जिनका फायदा ये राजा उठाता था, वो क्या कह के फायदा उठाता था? वो कहता था कि मैं तो राजा हूँ और मेरे पास क्या है? डिवाइन राइट है। क्या है? डिवाइन राइट। मतलब जो मैं आज आप लोगों पे शासन कर रहा हूं ना, वो शासन करने का हक पता है मुझे किसने दिया है? भगवान ने दिया है। ऐसा कौन बोलता था? लुईस 16। उसके पूर्वज भी बोलते थे। और बहुत आसानी से फ्रांस के मामूली से लोग इस बात को मान भी लेते थे, क्योंकि उनके पास तो एजुकेशन था ही नहीं कि वो सही गलत का पहचान कर सके। उन्हें लगता था कि हाँ, फ्रांस के जो राजा है लुईस 16, इनको तो किसने अधिकार दे रखा है हम पर रूल करने का? भगवान ने दे रखा है। तो जॉन लॉक क्या बोलते हैं? ये सब बेवकूफी की बातें हैं, कोई डिवाइन राइट वगैरह नहीं होता। हर कोई क्या है? मामूली सा इंसान ही है। आप लोगों ने इस बेवकूफ को सिर चढ़ा रखा है और वो आपकी बेवकूफी का क्या उठा रहा है? फायदा उठा रहा है, बेनिफिट उठा रहा है। अब इसको, इसकी हर बात को भगवान का आज्ञा समझना बंद करो, छोड़ दो। ये सब किसने बोला? जॉन लॉक ने बोला। किस बुक में बोला? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। इसके बाद जीन जैकिन रूसो क्या कहते हैं? ठीक है, आप राजा को पिक्चर से हटा रहे हो, लेकिन एक देश चलाने के लिए कोई ना कोई लीडर तो चाहिए ही चाहिए। आप राजा को नहीं रख रहे हो तो कोई बात नहीं, पर कोई दूसरा लीडर तो होना चाहिए ना। तो वो लीडर कहाँ से आएगा?
इस सारी बातें उन्होंने कहाँ पे लिखी? अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले बुक में उन्होंने कहा है कि आपको देश चलाने के लिए कोई राजा का होना ही जरूरी नहीं है, आप अपना खुद रिप्रेजेंटेशन ढूंढो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाओ। अब पीएम मोदी हम पर रूल करते हैं, तो क्या उनको भगवान इंद्र ने कहा है कि तू इंडिया का राजा बनेगा? नहीं। वो क्यों बने इंडिया के पीएम? क्यों बने? क्या बेटा? यस, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है? वोट किया है, उनके बीजेपी पार्टी को वोट किया है। यस और नो? तभी जाके वो क्या बने? हमारे पीएम बने हैं। तो ये क्या हो गया? एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो गया। ये लास्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं, फिर मैं जाती हूँ। तो मॉन्टेस्क क्या कहते हैं? मॉन्टेस्क ने भी अपनी एक बुक दी है, द स्पिरिट ऑफ द लॉ। द स्पिरिट ऑफ, इसमें इन्होंने क्या लिखा है? सारा कुछ एक ही गवर्नमेंट के हाथ में मत दो, सारा पावर्स एक ही आदमी के हाथ में मत दो। पावर्स को क्या करो? डिवाइड कर दो, 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दो। सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसको क्या कहेंगे? सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी अधिकार को डिवाइड कर दो, बांट दो। किस 3 चीज में बांट दो? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और किसमें? जुडिशियरी में बांट दो। तो क्या होगा? लेजिस्लेचर क्या करेगा? इट विल मेक लॉस। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? एग्जीक्यूट्स द लॉस। और जुडिशियरी क्या करेगा? चेक्स द लॉस या इंटरप्रीट्स द लॉस। ओके, तो ऐसे में अगर आप स्टेट चलाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी मॉन्टेस्क की बात मानकर सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर्स को किस कंट्री में लागू किया गया? यूएसए में, क्योंकि वो रिसेंटली क्या हुआ था बेटा? फ्री हुआ था ना ब्रिटेन से। अपने 13 कॉलोनीज को उसने क्या किया था? छुड़ाया था। तो सबसे पहली बार यूएसए ने मॉन्टेस्क की बात मानकर अपने कंट्री में क्या किया? सेपरेशन ऑफ पावर्स को अप्लाई किया। एनी डाउट्स इन टुडेज क्लास? लुईस को एजुकेशन था ना, लुईस के लोगों के पास एजुकेशन नहीं था ना। लुईस जो लोगों के ऊपर राज करता था, वो लोग तो इलिटरेट थे। वो भी सारे नहीं, कॉमनर्स, मैक्सिमम कॉमनर्स। नोबिलिटी और क्लर्जी को तो फिर भी पढ़ाई लिखाई थी। यस और नो?